हेलो एंड हाउ आर यू। वेलकम टू शारिक एपिक। जैसे कि इस चैनल पर आपको फिजिक्स प्रोवाइड कराई जाती है, हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस बारे में। आज फिर से मैं दोबारा से आपके लिए लेके आया हूँ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर के एक वेरी शॉर्ट वीडियो, जो एग्ज़ाम टाइम में आपके रिवीजन के लिए बहुत काम में आने वाली है इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कूलॉम्स लॉ की बात की थी, गॉस लॉ की बात की थी, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात की थी। बट आज हम बात करने वाले हैं एक अलग ही टाइप के चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम है हमारा डाई इलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर्स। सबसे पहली बात गाइज, हम बात करेंगे किसी भी कंडक्टर की। अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो कंडक्टर उस चार्ज को होल्ड करता है, बट बहुत ही कम टाइम के लिए वो उस चार्ज को होल्ड कर पाता है। बट आफ्टर दैट वो उस चार्ज को छोड़ देता है, फेंक देता है, ले फेंक दिया। तो साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने काम किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया जो बहुत ज़्यादा टाइम तक कंपेयर टू कंडक्टर बहुत ज़्यादा टाइम तक चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, जिसको नाम दिया गया कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी चार्ज को अपने अंदर इकट्ठा रख सकता है। अब हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता होती क्या है। अगर हम लोगों के पास कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर अगर हम चार्ज अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज होता है कंडक्टर के सिरों के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यह अनुक्रमानुपाती होता है देन Q प्रोपोर्शनल टू V और C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसका मतलब कैपेसिटी यानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है मेरे कहने का मतलब, यानी धारण करने की क्षमता किस चीज़ को, चार्ज को। तो किसी भी कंडक्टर के सिरों पर, किसी भी कंडक्टर के सिरों को जो चार्ज दिया गया है और उसके द्वारा, उसके ज़रिए उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, उन दोनों को जो अनुपात है, जो रेशो है, उस रेशो को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी वैद्युत धारिता कहा जाता है इसको। और गाइज, वैद्युत धारिता का मात्रक होता है कूलॉम पर वोल्ट या फैरड या माइक्रोफैरड या नैनोफैरड या फिर पिको फैरड। एंड 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 फैरड and 1 nanofarad is equal to 10 to power minus 9 farad and 1 picofarad is equal to 10 to power minus 12 farad। गाइज, अब हम बात करते हैं किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम की। क्या है आइसोलेटेड सिस्टम? जिस तरीके से फिलहाल मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, देन आई एम कॉल्ड आइसोलेटेड, यानी अकेला, बिल्कुल लोनली खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी कंडक्टर को आइसोलेटेड मान रहे हैं तब उसके लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होने वाला है? तो गाइस, फॉर्मूला होने वाला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बहुत सोचने वाली बात है कि अर्थ को अगर हम आइसोलेटेड कंडक्टर मान रहे हैं तो बताइए इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो गाइस, जब आपको सॉल्व करेंगे कौन से फॉर्मूले से, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, देन वैल्यू आपको मिलने वाली है 711 माइक्रोफैरड। और अगर आप अर्थ को आइसोलेटेड नहीं मान रहे हैं तब इसकी कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता की वैल्यू निकल के आने वाली है इन्फिनिटी। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा कंडक्टर्स की और कैपेसिटर्स की पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। गाइस, अगर हम लोगों के पास कोई कंडक्टर होता है और कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कंडक्टर्स को पार्ट्स के रूप में दिया जाता है, कंटिन्यूस नहीं दिया जाता। तो पार्ट्स के रूप में जब किसी कंडक्टर को या किसी कैपेसिटर को चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज एब्जॉर्ब करता है, और जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, इट मीन्स दैट फुल चार्ज हो जाता है। जैसे कि आपके लोगों का मोबाइल होता है, भाई फुल चार्ज हो गया, अब चार्ज लेना बंद कर दी, तो वो फुल चार्ज हो जाता है। ऐसी पोजीशन में अगर हम उस कंडक्टर को और कैपेसिटर को चार्ज देंगे तो चार्ज हम दे रहे होंगे तो उस स्टेज में उस कैपेसिटर को उस एक्स्ट्रा चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ QV, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज
ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ये तो कॉमन सी बात है आप लोगों के लिए। सो गाइज मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा शानदार है, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? अगर प्लेट्स के बीच में एयर फिल कर दी गई है, अगर प्लेट्स के बीच में एयर फिल कर दी जाए तो पता है क्या होने वाला है? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इस फॉर्मूले से हमें क्या मालूम पड़ रहा है? C प्रोपोर्शनल टू A एंड C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। व्हाट इज A? कैपिटल A है क्या? कैपिटल A प्लेट्स का एरिया है। स्मॉल d क्या है? प्लेट्स के बिटवीन की डिस्टेंस है। इट मीन्स दैट एरिया इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे यानी, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी, और अगर प्लेट्स के बिटवीन की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, बोले तो घटने वाली है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस फॉर्मूले का मीन्स ये नहीं है कि अगर आप चार्ज में चेंजिंग करेंगे और V में चेंजिंग करेंगे तो C भी चेंज होगा। नो, इट्स रॉन्ग। तो राइट क्या है यहाँ पर? C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, और Q अपॉन V इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट होता है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वैद्युत धारिता आवेश और विभवांतर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है। तो किस पर डिपेंड करती है? प्लेट्स के एरिया पर, बोले तो क्षेत्रफल पर, प्लेट्स के बिटवीन की डिस्टेंस पर, यानी प्लेट के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। ओके गाइस, इसके अलावा अगर हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगी, वैद्युत धारिता होगी, वो उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगत निकाय वाला जो सिस्टम था ना, उसमें बताया था, उसमें आप यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर प्लेट्स के बीच में कोई एयर के अलावा हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, देन उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो पहले वाला था, इसमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और अगर आप C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को डिवाइड करेंगे, देन फॉर्मूला हमारा बनेगा C अपॉन CO, यानी इक्वेशन 2 को सेकंड से डिवाइड करने पर C अपॉन CO इज इक्वल टू K। तो गाइज यहां से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K की डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। तो भैया कैसे तैयार करेंगे? किसी भी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी किसी भी संधारित्र में वैद्युत धारिता एंड उसी साइज के किसी भी कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स के बिटवीन में कोई मीडियम भरा हुआ है, उसकी धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो रेशो होता है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बहुत सिंपल है। एयर के लिए वैद्युत धारिता यानी एयर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और किसी मीडियम के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी संधारित्र के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। C अपॉन CO इज इक्वल टू K एंड C इज इक्वल टू CO इंटू K। यहाँ पर C मीडियम के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, CO एयर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, और K यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो गाइज जो प्लेट्स होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बिल्कुल डिट्टो पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं। तो गाइज अगर इन प्लेट्स के बीच में हम बात करें कि इन प्लेट्स के बीच में क्या होता है, तो गाइज इन प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसे कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में सभी स्टूडेंट को एक समान अधिकार दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने का। सिमिलरली प्लेट्स के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में यानी एकांक आयतन में जो एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। यानी किसी भी संधारित्र की क्या एनर्जी डेंसिटी उसको कहा जाता है। असल में मैं ऊर्जा बोलने वाला था लेकिन ये ऊर्जा घनत्व है। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहां से आप इसकी डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। एंड फाइनली
आपको मैं बताने वाला हूँ दो ऐसे फॉर्मूले जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उन फॉर्मूले के बारे में जो आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम। संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है? अगर संधारित्र को हमने 1 बाय 1 बाय 1 करके जोड़ दिया, यानी कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ दिया जाए। ध्यान दे रहे हैं आप दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट प्लेट, ये हमारी सेकंड प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर की, और ये हमारे सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। तो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट से जोड़ देते हैं। सिमिलरली यही कंडीशन बनती चली जाती है जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और कैपेसिटर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज बोले तो आवेश समान रहता है एंड पोटेंशियल चेंज होता रहता है। पोटेंशियल मतलब विभव, वोल्टेज विभवांतर क्या होता है? लगातार चेंज होता रहता है। और इसका फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड डॉट डॉट एक्सेट्रा लगा सकते हैं। जितने भी कैपेसिटर आपके पास हैं, जितने पैसे आपके पास हैं, उस हिसाब से आप कैपेसिटर उसके अंदर अरेंज कर सकते हैं। नाउ टर्न ऑन सेकंड। अब सेकंड हमारा क्या है? अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड वाले में है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम कैसे करते हैं? आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है जिसकी फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट है। ये हमारा सेकंड कैपेसिटर है, एक्चुअल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर पट्ट संधारित्र है, जिसको हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। ओके गाइज, ऊपर नीचे। अब पहले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ देना है, और फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट से जोड़ देना है। इट्स कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड समांतर क्रम भी इसको कहा जाता है, या इसको पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। और समांतर क्रम में चार्ज इक्वल नहीं होने वाला, चार्ज के अलावा जो हमारा बचा पोटेंशियल यानी विभवांतर, ये इक्वल होता है। यही रीज़न तो है जो घरों की हमारी वायरिंग की जाती है, जिसके द्वारा आप मुझको देख पा रहे हैं इस लाइटिंग के द्वारा, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में की गई है। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं आपके सॉल्व करने के लिए। और गाइस फाइनली चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C इज इक्वल टू Q/V, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, C इज इक्वल टू A/0/D, C इज इक्वल टू KA/0/D एंड C/CO इज इक्वल टू K एंड C इज इक्वल टू A/0/D माइनस T प्लस T/K, जो फॉर्मूला होता है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जबकि प्लेट्स के बिटवीन में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल कर दिया गया है जिसकी चौड़ाई, जिसकी ब्रीथ स्मॉल t है। ओके गाइज, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था हम लोगों के पास? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट। और इसके अलावा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इक्वल रहता है, पोटेंशियल इक्वल नहीं रहता। इसके अलावा अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बिल्कुल इक्वल रहता है बट चार्ज इक्वल नहीं रहता। अगर हम बात करें यहाँ पर वान डे ग्राफ जनरेटर की, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वान डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है? चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके उनकी एनर्जी को बढ़ाता है, जबकि यहाँ पर हम न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे कि आप डायग्राम में पीछे या इधर कहीं भी यार डायग्राम जहाँ कंप्यूटर महाशय लगा दे वहीं आप इसको देख सकते हैं। ओके गाइज, तो आज मैंने आपको वैद्युतधारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के क्विक रिवीजन के बारे में बता दिया है। मैंने कोई डेरिवेशन नहीं कराया, लेकिन इसके ऑलरेडी डेरिवेशन अपलोड किए जा चुके हैं। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जिसके बारे में मैं फास्ट रिवीजन लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून विद शारिक एपिक। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शारिक एपिक। लाइक करें, शेयर करें, और हो सकता है कि अगर आपके फ्रेंड्स को इससे बेनिफिट हो सकता है तो उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि ऑनलाइन इस एजुकेशन के माध्यम से सभी लोगों का भला हो सके।